बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग चैप्टर नंबर 8 बेटा स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को डिस्कस किया था। जो टॉपिक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब उसी से फर्दर उसकी एप्लीकेशन पे आते हैं और फिर हम हीट कैपेसिटी पे आएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का मतलब क्या होगा कि 1 kg सब्सटेंस लिया जाए और उसका टेम्परेचर 1 kg राइज़ किया जाए, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। और किसी भी मटेरियल के लिए ये वैल्यू क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर आप वाटर की बात करते हो तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जॉल पर kg पर केल्विन। और अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो उसकी 2500 जॉल पर kg पर केल्विन होती है। ड्राई सॉइल की बात करते हैं तो वो 810 जॉल पर kg पर केल्विन होती है। तो थोड़ा सा हम आज जो है उसी की फर्दर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वो था बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी and importance of large specific heat capacity of water। क्योंकि वाटर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी लार्ज होती है। तो ये कहाँ यूज़ किया जा सकता है और किन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को देखते हैं बेटा। हमने जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की तो हमने इसकी डेफिनेशन में ये बोला था कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required by the substance to raise its temperature through 1 Kelvin। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस लिया जाएगा और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज किया जाएगा, तो वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। एक्सपेरिमेंटली की चीज़ ऑब्जर्व की गई है, डेल्टा क्यू इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जो भी आपने मास लिया है वो वहाँ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करेगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। अगर मास ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी ज़्यादा होती है, अगर मास कम है तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी कम होती है। और सेकेंडली ये चीज़ भी ऑब्जर्व की गई कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 दोनों को जब कंबाइन किया तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट लिखेंगे m डेल्टा टी। और हमें पता है जब भी हम इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओमिट करते हैं तो इक्वल एंड कांस्टेंट लगाया जाता है, याद रखिएगा m डेल्टा टी। और इस केस में बेटा कांस्टेंट जो है दैट इज c एंड c इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज c? c इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को चीज़ें डिस्कस कर दी थी, आज इसकी इंपॉर्टेंस पे हमने जाना है। और यहीं से अगर हम c का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो c किसके इक्वल होगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी। तो यहाँ जो C है बेटा ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जब हम मास 1 यूनिट लेते हैं और टेम्परेचर राइज भी 1 केल्विन किया जाता है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो अगर हम कहते हैं मास ऑफ द सब्सटेंसेस यूनिट मास दैट इज़ 1 kg एंड चेंज इन टेम्परेचर इज़ 1 केल्विन, देन C विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं वही इसकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। और ये हर मटेरियल के लिए क्या होगी, चेंज होगी। तो C इज द स्पेसिफिक हीट, इट्स यूनिट इज, यहीं से देखिए बेटा हमने यूनिट लिखना है तो जॉल
per kg per Kelvin is the unit of the specific heat capacity. Unit of heat energy is joule, unit of mass is kg, unit of change in temperature is Kelvin. तो joule per kg per Kelvin will be the unit of the specific heat. यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कि जो वाटर होता है ना बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू होती है बेटा C इज इक्वल टू 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई सॉइल, स्पेसिफिक हीट of dry soil is 810 joule per kg per Kelvin। तो इस वजह से आप देखते हो बेटा वो इलाके जहाँ पानी ज़्यादा होता है उनके सराउंडिंग में वाटर रेजरवायर्स होते हैं, आप उन इलाकों का, उन सराउंडिंग्स का, उन जगहों का, उन प्लेसेस का टेम्परेचर देखो तो वो पूरा साल जो है मॉडरेट रहता है। थ्रू आउट द ईयर जो है उनका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। डे एंड नाइट के टेम्परेचर में भी चेंजेस ज़्यादा नहीं आती। जैसे अगर पाकिस्तान के हम इलाके देखते हैं तो कराची का एक ऐसा इलाका है जिसके सराउंडिंग में समंदर है, तो वो सी वाटर की वजह से वहाँ के सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर जो है वो मॉडरेट रहता है, उसमें टू मच चेंजेस नहीं आती। डे एंड नाइट के टेम्परेचर में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। व्हाट इज़ द रीज़न कि वाटर जो है बेटा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्जर होती है, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्जर होती है इट टेक टू मच टाइम टू हीट अप एंड टेक टू मच टाइम टू कूल डाउन। तो डे टाइमिंग में बहुत टाइम लेगा ये वाटर हीटअप होने के लिए, और आफ्टर सनसेट जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा यही वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि डे टाइमिंग में हीट एनर्जी गेन कर चुके होते हैं वो कूल डाउन होने के लिए। तो इस वजह से डे एंड नाइट के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, और थ्रू आउट द ईयर भी देखो तो टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये क्या रीज़न है कि कोस्टल एरियाज़ में वाटर की स्पेसिफिक हीट लार्जर होने की वजह से थ्रू आउट द ईयर जो है उनका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। लेकिन वो इलाके जहाँ पे सैंड है, सॉइल है, वो इलाके जहाँ पे जिनको हम मैदानी इलाके बोलते हैं जिनमें सैंड एंड सॉइल जो है वो ज़्यादा है, सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर काफ़ी कम होती है। और अगर हम ड्राई सॉइल की बात करते हैं तो ड्राई सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 810 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है। तो इन दैट केस आप कह सकते हो बेटा कि वो इलाके जहाँ पे सैंड एंड सॉइल होती है उनका टेम्परेचर डे टाइमिंग में एंड नाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि जिन मटीरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी हीटअप होते हैं और जल्दी कूल डाउन हो जाती हैं। हम थोड़ा सा उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये 5 टाइम ऑलमोस्ट लार्जर टेम्परेचर जो है इनका हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और अगर हम टेम्परेचर नहीं दे रहे तो ये बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से ऐसे इलाके जिनको हम डेजर्ट बोलते हैं जहाँ पे सैंड है, सॉइल है, तो वहाँ पे डे टाइमिंग में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे सनराइज़ होता है तो सैंड सन से हीट गेन करेगी और अपना टेम्परेचर 5 टाइम लार्जर कर देती है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर। तो इन दैट केस वो इलाके जहाँ सॉइल है, सैंड है, उनका टेम्परेचर डे टाइमिंग में बहुत हाई, और नाइट में क्या होता है आफ्टर सनसेट फ़ौरन से 1 and 2 आवर में पूरी की पूरी सैंड एंड सॉइल जो है वो कूल डाउन हो जाती है और डे टाइमिंग में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। अगर आप देखो इन इलाकों का टेम्परेचर तो सितंबर के मंथ में ही डे टाइमिंग में टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और नाइट में ड्रास्टिकली एकदम से रिड्यूस होके ये 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो डे एंड नाइट के टेम्परेचर में टू मच डिफरेंस होता है कि सितंबर के मंथ में रात के टाइम उन लोगों को जो है वो कंबल या फिर स्वेटर पहनने पड़ते हैं, क्योंकि उनका नाइट का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे सॉइल है एंड सैंड है, सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है जिसकी वजह से वो जल्दी कूल डाउन और जल्दी जो है वो हीटअप भी हो जाती है। अच्छा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको देखते हैं बेटा। आपको पता है कि जहाँ भी जो है हमने हीट एनर्जी को कैरी करके लेके जाना हो
तो वहाँ पे हम हमेशा वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये हीट एनर्जी को कैरी करके जो है वो हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकती हैं। जैसे गाड़ियों के, अगर हम ऑटोमोबाइल्स के इंजन की बात करते हैं तो इंजन की सराउंडिंग में जो है एक वाटर बॉडी जिसको हम बोलते हैं, उसमें वाटर सर्कुलेट करता है इंजन के क्रॉस, और इंजन को कूल डाउन रखता है वो वाटर। वो क्या करता है वाटर, वो इंजन के क्रॉस जब सर्कुलेट करता है तो इंजन की हीट एनर्जी को लेके जो है वो वापस लेके जाता है वाटर बॉडी की तरफ, और वहाँ से जो फ़ैन लगे हुए हैं वो इसी हीट को एग्जॉस्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। तो वाटर जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑटोमोबाइल के इंजन्स को कूल डाउन करने के लिए यूटिलाइज होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट्स की, तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट में वो चैम्बर जहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होती हैं, वहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि उसका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दी हाई प्रेशर स्टीम। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो लॉस कर दी जाती है, क्योंकि हमें सारा पोर्शन नहीं चाहिए होता है एनर्जी का, सिर्फ उतना पोर्शन चाहिए जो कि स्टीम प्रोड्यूस कर सके, और स्टीम से टरबाइन चलाई जाती हैं, और टरबाइन से जनरेटर चलाए जाते हैं, और जनरेटर हमारे लिए क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है कराची में जो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है और जो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर आप इन दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर देखें, पाकिस्तान में जो दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो दोनों ऐसी जगहों पे मौजूद हैं जहाँ पे वाटर रेजरवायर्स हैं। तो वाटर रेजरवायर से वाटर जो है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कूल डाउन करने के लिए वाटर जो है सी वाटर या फिर रिवर वाटर यूटिलाइज होता है, ताकि इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ना प्रोड्यूस हो जाए कि हमारे वो चैम्बर्स जहाँ पे ये रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कोई नुकसान हो या वो डैमेज हो जाए। तो यहाँ पे वाटर सर्कुलेशंस होती हैं हमेशा, और वाटर सर्कुलेशंस क्या करती हैं कि उस चैम्बर की हीट एनर्जी को कैरी करके वापस जो है वो सी वाटर की तरफ भेज दी जाती है, और वो बहुत सारी हीट एनर्जी जो है वो टुवर्ड्स दी सी वाटर या रिवर वाटर जो है वो एग्जॉस्ट कर दी जाती है। अच्छा, अब सेकेंडली देखिए बेटा कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, और वहाँ पे वो लोग अपने रूम्स में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करते हैं। और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा कि जिस तरह हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, सेम जो है जहाँ पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है तो वहाँ पे हर रूम के अंदर वाटर के हॉट वाटर पाइप की सर्कुलेशंस के लिए वायरिंग कर दी जाती है, और फिर उसी हॉट वाटर सर्कुलेशन पाइप के बाहर एक मेटल की प्लेट लगा दी जाती है। अब होता क्या है कि वही वार्म वाटर जो कि हम अपनी डेली की जो है ज़रूरियात के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो गीज़र का वार्म वाटर भी हो सकता है, तो वो वार्म वाटर उन पाइप्स में सर्कुलेट करता है, और ड्यूरिंग सर्कुलेशन उसके बाहर जो है हर रूम के अंदर मेटल की जो प्लेट लगी होती है वो मेटल की प्लेट हीटअप हो जाती है और फिर रूम को भी हीट करती है। यूँ समझें कि वो जो वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है, हॉट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, वो ऐसे ही एक्ट करता है जैसे कि एक जो है वो हीटर एक्ट करता है। वो गैस हीटर हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल हीटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर सर्कुलेशन के लिए सिस्टम लगाया जाता है उसमें गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी तो यूटिलाइज नहीं होती, जस्ट वही गीज़र का पानी जो कि हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं वही पूरे घर में सर्कुलेट करता है और रूम्स को मॉडरेट कर देता है, उसके टेम्परेचर को, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा नहीं होने देता, क्योंकि इसमें वो वार्म वाटर सर्कुलेट करता है और रूम के अंदर जो मेटल की प्लेट है वो भी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो ईजिली जो है वो हीट को कंडक्ट कर सकती है। तो वो ऐसे ही एक्ट करते हैं जैसे कि एक हीटर एक्ट करता है। तो इस तरह सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट लार्ज है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कूल डाउन होने के लिए और टाइम लेता है हीटअप होने के लिए। अब अगर हीटअप हो गया है तो फिर मेटल की प्लेट को भी इजीली हीटअप कर सकता है, और मेटल की प्लेट जो है वो एक्ट करेगी एज ए हीटर, और फिर उनको हीटअप किया जाता है बाय दिस सिस्टम। तो ये था बेटा लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के कुछ यूजेस, कुछ एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। इसमें जो गाड़ियों की ऑटोमोबाइल्स के इंजन्स हैं उनको कूल डाउन करने के लिए वाटर सर्कुलेट करता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको भी कूल डाउन करने के लिए वाटर सर्कुलेशन जो है वो ज़रूरी होती है, और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी वार्म वाटर को सर्कुलेट किया जाता है और उसे यूज़फुल पर्पस जो है वो लिया जा सकता है बाय यूजिंग दिस टेक्निक।
तो ये था बेटा लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर के कुछ जो है यूजेस थे। अब हमने टॉपिक पढ़ना है हीट कैपेसिटी। अब क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और हीट कैपेसिटी क्या है, इस चीज़ को हम देखते हैं। ओके बेटा, पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको इन शॉर्ट हम स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर स्पेसिफिक मटेरियल, इट्स वैल्यू रिमेन सेम, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब हमने पढ़ना हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फ़र्क है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट रहती है जब हमने उसका मास 1 kg लिया हो और टेम्परेचर डिफरेंस हमने 1 केल्विन लिया, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो गेन करेगा इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ दैट सब्सटेंस टू 1 केल्विन, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन जो हीट कैपेसिटी है ना, ये है कोई भी सब्सटेंस वो कितने मर्जी kg का हो, उसकी मास कोई भी हो, वो 1 केल्विन राइज टेम्परेचर करने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। यानी मास हम कोई भी ले लें, ज़रूरी नहीं है कि हम यूनिट मास ही लें, 5 kg भी ले सकते हैं, 10 kg भी ले सकते हैं, जितना भी मास लिया जाए और उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन राइज करें और फिर जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो सब्सटेंस, वो उसकी क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी कहलाएगी। और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी स्पेसिफिक हीट के ऊपर भी। जो जिस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कम है उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी, और जिसकी बहुत ज़्यादा है तो उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हम बोलते हैं बेटा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी to raise its temperature through 1 Kelvin. वन केल्विन आप इसको 1 K भी लिख सकते हैं। The amount of heat energy absorbed by the body to raise its temperature through 1 Kelvin is called heat capacity. यूँ समझ लीजिए कि अगर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेल्टा Q है ना, तो उसकी रेशो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ली जाए तो इट विल बी दी हीट कैपेसिटी। तो क्या हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T, और डेल्टा Q किसके इक्वल होता है बेटा, डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी की रेशो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ली जाए तो ये से कैंसिल आउट होके आपको हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या दे सकता है, हीट कैपेसिटी दैट विल बी इक्वल टू MC। हीट कैपेसिटी किसकी इक्वल होगा, MC। M क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, और C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करेगी, उस सब्सटेंस की मास के ऊपर डिपेंड करेगी, और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, स्पेसिफिक हीट के ऊपर डिपेंड करेगी। दिस इज द मास ऑफ सब्सटेंस एंड C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसको कहा जाता है। इन शॉर्ट स्पेसिफिक हीट कह दिया जाता है, और कई दफ़ा इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम भी दे दिया जाता है, और ये इस मटेरियल के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा, अब हम हीट कैपेसिटी का बेटा यूनिट जो है वो डिराइव करते हैं, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी ओके क्या होगा बेटा, यूनिट मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, जॉल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, और ये पर केजी और ये केजी कैंसिल आउट होके आपको यूनिट क्या देंगे, जॉल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी।
देखिए बेटा, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। बॉडी का मास कोई भी हो, लेकिन हमने उसका टेम्परेचर कितना रेज करना है, 1 केल्विन रेज करना है, तो इन दैट केस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसको जो रिक्वायर्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू mc। और यहाँ से हीट कैपेसिटी बॉडी की क्या बनेगी, mc डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी हम 1 केल्विन उसको दे रहे हैं, और इसी की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है, इसको क्या बोला जाता है, हीट कैपेसिटी कहा जाता है। और डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, एम सी डेल्टा टी के इक्वल, उसको डेल्टा टी के साथ डिवाइड करेंगे, ये डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसल आउट होकर आपको क्या देगा फाइनल रिजल्ट, एम सी। एम विल बी द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड सी विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या है, जॉल पर केल्विन। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो हम बात करते हैं बेटा, अगर हमारे पास मास ऑफ वाटर है, मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 5 kg मैं कह रही हूँ, एंड स्पेसिफिक हीट कितनी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, उसकी वैल्यू बेटा आपको लर्न होनी चाहिए। मास को अगर m से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पेसिफिक हीट को c के साथ, वाटर के लिए 4200 जॉल पर kg पर केल्विन होती है, तो क्या हम उसकी हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, तो हीट कैपेसिटी उसकी क्या होगी, हीट कैपेसिटी होती है बेटा इक्वल टू mc, मास उसका 5 kg है एंड स्पेसिफिक हीट 4200 जॉल पर kg पर केल्विन होती है। पर kg और kg कैंसिल आउट, और ये आपके पास आ जाएगा 21,000 जॉल पर केल्विन। जॉल पर केल्विन विल बी हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर, यानी 5 kg वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी होगी, 21,000 जॉल पर केल्विन। कि अगर हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और पर केल्विन राइज टेम्परेचर करने के लिए उसको 5 kg वाटर को कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 21,000 जॉल पर केल्विन। ये था बेटा टॉपिक हमारे पास हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि कोई भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड करेगा, जो या यूँ समझ लीजिए कि जो वो एब्जॉर्ब करेगा जब हम उसका टेम्परेचर जो है वो कितना इंक्रीज़ करें या राइज करें, दैट इज़ 1 केल्विन। तो हमने पढ़ा है बेटा कि हीट कैपेसिटी जो है उसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, एम सी डेल्टा टी। इसको डेल्टा टी पे डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपको हीट कैपेसिटी का फाइनल फार्मूला क्या देगा, एम सी। एम इज द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जॉल पर केल्विन। ठीक है, जॉल पर kg पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या आएगा, जॉल पर केल्विन। और इसमें हमने एग्जांपल में क्या कहा कि अगर आपके पास 5 kg वाटर हो और इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जॉल पर kg पर केल्विन होती है, तो 5 kg वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी होगी, 21,000 जॉल पर केल्विन विल बी दी हीट कैपेसिटी ऑफ दी वाटर। 5 kg वाटर, 5 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन राइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 21,000 जॉल पर केल्विन। ये था बेटा हीट कैपेसिटी के बारे में। अब हम स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं, कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कैसे कोई बॉडी चेंज होगा, लिक्विड से गैसेस में कैसे जाता है, और गैसेस से वापस सॉलिड में कैसे चेंज होता है, कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती हैं, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कैसे चेंज होती हैं बेटा, अगर आपके हाथ में कोई आइस क्यूब्स है तो वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा। आइस क्यूब्स को आप हीट प्रोवाइड करनी शुरू कर दें तो वो आइस क्यूब्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद वो मेल्टेड वाटर बन जाते हैं। और मेल्टेड वाटर जो है जब तक आइस सारी की सारी मेल्ट नहीं हो जाती तो तब तक हीट एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और उसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। इसको देखिए बेटा, चेंजेस ऑफ स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। चेंजेस ऑफ स्टेट, आपके पास एक बीकर है, बीकर में हमने आइस क्यूब्स रखे, इसके अंदर हमने स्टैंड की मदद से एक जो है वो थर्मामीटर हैंग कर दिया।
दिस इज़ दी थर्मोमीटर, ठीक है। इसके पास हमने स्टैंड रखा, स्टैंड के साथ हमने हैंग किया थर्मामीटर, नीचे से हमने बर्नर ऑन किया, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो आइस क्यूब्स हैं, दीज आइस क्यूब्स आर सॉलिड, ये क्या है बेटा, सॉलिड। हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो ये सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। फिर ये सारी आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाएंगी। अगर हम इसको ग्राफिकली इस चीज़ को देखें ना, तो आप टाइम एंड टेम्परेचर, इसके अक्रॉस जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिखा, और -30 डिग्री सेल्सियस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द आइस। -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ आइस था। आइस क्यूब्स के अंदर हमने थर्मामीटर को रखा और इसको हीट करना शुरू किया, तो आइस ने टेम्परेचर जो है वो गेन किया और -30 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक आ गए, 0 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर शो किया। और जब बेटा हमारे पास टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, तब कुछ पोर्शन जो है वो मेल्टेड वाटर था और कुछ इसके अंदर अभी तक आइस क्यूब से। जब तक हमारे पास थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसके बाद कुछ ड्यूरेशन के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। हम इसको ये हीट एनर्जी प्रोवाइड भी करते रहें, तब भी थर्मामीटर के ऊपर वो अपीयर नहीं होता। ये वो पोर्शन है जब बेटा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि यूटिलाइज होती है, कौन यूटिलाइज करता है, आइस क्यूब सॉलिड की बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए, और वो किस में चेंज होगा, लिक्विड स्टेट में। और जब ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा ना, तो फिर लिक्विड वाटर वो अपनी हीट एनर्जी गेन करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे यही वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा थर्मामीटर के ऊपर। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब जो है सारी की सारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिक्विड की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज हो रही है और उसको वेपर्स में चेंज कर रही है, यानी लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाने के लिए जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम के जरिए से देखें, आइस जो थी वो सॉलिड थी, हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की और सॉलिड से ये किस में चेंज होगी, लिक्विड में। तो थर्मल एनर्जी जो है वो ली गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे थर्मल एनर्जी टेकन इन चेंजेस ऑफ स्टेट्स, थर्मल एनर्जी इज टेकन, और प्रोसेस कौन सा हुआ है बेटा, मेल्टिंग का, यानी आइस जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो गई, तो ये प्रोसेस का कहलाएगा मेल्टिंग का। हमने लिक्विड, ये सारा लिक्विड बन गया, लिक्विड को मज़ीद हीट करना शुरू किया, तो फिर से थर्मल एनर्जी टेक इन हुई, थर्मल एनर्जी इज टेकन इन, और ये जो है वेपर स्टेट में चेंज हो गया। हमने लिक्विड से ये गैसियस स्टेट में चला गया, और प्रोसेस कौन सा हुआ, बॉइलिंग। लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। अब इस गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हम ठंडा कर लेते हैं तो ये प्रोसेस होगा कंडेंसेशन का, और यही गैस वापस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। ये गैस मॉलिक्यूल्स वापस किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में। ये प्रोसेस कहलाता है बेटा कंडेंसेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन, यानी गैस जो है वापस चेंज हो जाना लिक्विड में, प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन, और यहाँ से हीट एनर्जी गिवन आउट हुई है, तो हम लिखेंगे थर्मल एनर्जी गिवन आउट। और लिक्विड्स को अगर हम फ्रीज़र में रख देते हैं तो ये वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ हम लिखेंगे फ्रीजिंग
और यहाँ भी थर्मल एनर्जी गिवन आउट होगी, थर्मल इज गिवन आउट। देखें, आइस क्यूब से सॉलिड था, हमने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, थर्मल एनर्जी आइस ने गेन की, प्रोसेस मेल्टिंग का हुआ, आइस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। अब लिक्विड को फिर से हमने थर्मल एनर्जी दी और ये बॉइलिंग प्रोसेस हुआ और लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैसीय स्टेट में चेंज हो गया। अब गैस को मजीद हमने ठंडा किया, प्रोसेस कंडेंसेशन का हुआ, थर्मल एनर्जी यहाँ से बाहर निकली और ये गैसीय स्टेट किस में चेंज होगी, लिक्विड में। अब फिर से बेटा हमने इसको थर्मल एनर्जी को यहाँ से गिवन आउट किया, हम इसी लिक्विड को फ्रीजर में रख दिया तो थर्मल एनर्जी गिवन आउट हो गई और ये प्रोसेस फ्रीजिंग का हुआ और ये वापस किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। तो इस तरह सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड से किस में चेंज होना, सॉलिड से। सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस कौन सा होगा, मेल्टिंग का। लिक्विड टू गैसीय स्टेट बॉइलिंग का प्रोसेस होगा। गैसीय से वापस लिक्विड चेंज होना वो कंडेंसेशन कहलाता होता है और लिक्विड से वापस सॉलिड में चले जाना वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। तो थर्मल एनर्जी यहाँ से गिवन आउट हो रही है, उस प्रोसेस में थर्मल एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ देखें बेटा, ये A B C D जो है और इसको हम ग्राफ में ग्राफिकली शो करें, ये पोर्शन है। ओके, यहाँ ए बी पोर्शन था तो ये क्या थी, आइस। -30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, आइस। और बी सी पोर्शन जो है ना बेटा, यहाँ पे कुछ आइस है एंड कुछ मेल्टेड वाटर है। ठीक हो गया। बीसी पोर्शन में कुछ पोर्शन आइस होगा, कुछ पोर्शन मेल्टेड वाटर होगा। जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी, थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि सॉलिड की बॉन्डिंग को ब्रेक करके लिक्विड में चेंज करेगी। अब उसके बाद बेटा टाइम गुजरता जाएगा और यहाँ फिर हमारे पास वाटर होगा और वाटर ने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कितना इंक्रीज कर लेना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमारे पास वाटर जो है वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा। वाटर विल बी चेंजेस इनटू स्टीम और तब भी ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके रुक जाएगा और तब तक वही रहेगा जब तक सारी के सारे जो है वाटर जो है वो किस में ना चेंज होना शुरू हो जाए, वेपर्स में ना चेंज हो जाए। तो ये था बेटा कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंजेस होती हैं तो फिर थर्मामीटर के ऊपर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। व्हाट इज़ द रीज़न कि वो थर्मल एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सॉलिड्स की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज होगी और लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज होगी और फिर वो गैसीय स्टेट में चेंज होगा। हम हालांकि मुसलसल उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो अपीयर नहीं हो रहा थर्मामीटर के ऊपर, इसका मतलब है यहाँ सॉलिड चेंज हुआ है वाटर में और इस पोर्शन में DE पोर्शन में वाटर जो है वो चेंज किस में हो रहा है, स्टीम में, गैस में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से मैटर की स्टेट्स होती हैं, चेंज होती हैं। आज के टॉपिक में बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया था, उसको मैंने थोड़ा रीन्यू करवाया है और लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के बारे में बातें की हमने और उसके बाद हमने हीट कैपेसिटी का टॉपिक पढ़ा, उसकी डेरिवेशन की। हीट कैपेसिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मैस ऑफ द सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। और फिर हमने आज बात की है किस तरह से मैटर की स्टेट्स चेंज होती हैं, सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाएंगे, लिक्विड से गैसीय स्टेट में कैसे चेंज होता है और ये प्रोसेस क्या कहलाता है। फिर गैसीय से वापस लिक्विड में जाना, प्रोसेस कंडेंसेशन होगा और लिक्विड को अगर हम फ्रीज़र में रख देते हैं, थर्मल एनर्जी गिवन आउट हो गई और फिर जो है हमारे पास यही वाटर वापस सॉलिड में चेंज होता है जो कि आइस क्यूब्स बन जाते हैं। तो ये थी चेंजेस ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये पार्ट बेटा एज ए ग्राफिकल आपने इसको देखना है। ए बी पोर्शन में थर्मल एनर्जी गेन हुई है, बी सी पोर्शन में थर्मल एनर्जी जो है यूटिलाइज हुई है आइस को मेल्टेड वाटर में चेंज करने के लिए। सी डी पोर्शन में मेल्टेड वाटर ने फिर से थर्मल एनर्जी गेन की और अपना टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक चेंज कर लिया। और डी ई पोर्शन में हमारे पास थर्मल एनर्जी जितनी थी वो यूटिलाइज हो रही है वाटर को यानी लिक्विड को स्टीम में या फिर गैसीय स्टेट में चेंज करने के लिए। ये थी स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको लर्न कीजिए, ग्राफ को बना के देखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।